सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। पिछली क्लासेस में हमने जो कुछ चीज़ें सीखी हैं उनको ही हम करेंगे कंटिन्यू, और कुछ नई चीज़ें भी आज की क्लास में सीखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें यहाँ से बताई जाती हैं उनको नोट डाउन जरूर करें, उनको घर से रिवाइज जरूर करें, ताकि आप उनको एग्जाम में जब आएँ तो अच्छे तरीके से उन्हें सॉल्व कर पाएँ। चलिए आगे की बातों को सीखने समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। अपना ध्यान स्क्रीन पर बनाए रखें। आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिससे कि हम जानते हैं। हेडिंग पुटअप करेंगे, लॉज ऑफ मोशन, यानी कि गति के नियम। लॉज ऑफ मोशन अर्थात गति के नियम। चलिए बात को स्टार्ट करने से पहले, क्या हम जानते हैं गति क्या होती है? क्या हम जानते हैं मोशन क्या होता है? गति की अवस्था, गति की अवस्था, स्टेट ऑफ मोशन की अगर बात करूं तो आप जानते हैं ये दो होते हैं, विराम यानी कि रेस्ट, और गतिमान अवस्था यानी कि मूविंग। कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट किसी भी क्षण किसी प्रेक्षक के सापेक्ष या तो विराम की अवस्था में रह सकता है या तो गतिमान अवस्था में रह सकता है। मतलब कि एनी ऑब्जर्वर कैन ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट ईदर इन रेस्ट पोजिशन और इन मूविंग पोजिशन। ये किस पर डिपेंड करता है कोई वस्तु विराम की अवस्था में? देखिए, हमने गति को बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से समझा। हमारे पास काफी अच्छे तरीके से मोशन की जो डेफिनेशन थी, मोशन का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया हुआ था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम बात करते हैं, है ना। इसके अलावा हम इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, है ना, इन सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। हम गति के नियमों को, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये सारी चीजें हम बात करते हैं। तो मोशन को हमने काफी डिटेल में प्रीवियस क्लासेस से समझ के अब इस पॉइंट पर हम पहुंचे हैं, तो थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। गति की अवस्था है, कोई वस्तु किसी क्षण विराम की अवस्था में भी रह सकती है, गतिमान अवस्था में। कोई बस खड़ी थी, उसने अपना इंजन स्टार्ट करा और वो चलने लगी, तो आप बोलेंगे पहले वो गति विराम की अवस्था में थी, लेकिन फिर वो गतिमान अवस्था में। फिर हमने ये चीज सीखी कि क्या कोई वस्तु विराम की अवस्था में होती है वास्तव में? तो हमारा आंसर था नहीं। हम किसी भी वस्तु की अगर गति को डिफाइन करते हैं, मोशन को डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। मतलब कि एक प्रेक्षक की हमको आवश्यकता होती है। वो प्रेक्षक कहाँ से बैठ करके, किस जगह से उस वस्तु की गति को देख रहा है ना। जैसे अगर सपोज बात करें, एक पत्थर है या फिर एक कोई भी वस्तु है XYZ, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो हमें वो विराम की अवस्था में लगेगी, है ना, क्योंकि वो कल भी वहीं पर थी, आज भी वहीं पर है, आने वाले 5 साल 10 साल वो वहीं पर रहेगी, है ना। उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये बिल्डिंग जो है ये विराम की अवस्था में। लेकिन वास्तव में यदि मैं पृथ्वी से बाहर जाकर के उस बिल्डिंग को देखूं तो मुझे वो गतिमान अवस्था में दिखेगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी जो है ये घूमती रहती है ना, रोटेट करते रहती है अपनी ओन एक्सिस पर, अपने खुद के अक्ष पर ये उसके परितः घूर्णन करती रहती है। तो वास्तव में जिस चीज को हम विराम अवस्था में कह रहे हैं वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जर्वर उस वस्तु को किसी ऐसी पोजीशन से देख रहा है जहां पर वो दोनों ही जो है एक दूसरे के सापेक्ष ये तो गति कर रहे हैं, है ना। अगर आपको दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ पैरेलली एक स्पीड से चलते हुए दिखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप विराम की अवस्था में। जैसे सपोज आप एक गाड़ी लीजिए, ठीक है, आप एक ट्रेन में बैठिए, दो ट्रेन हम लोग यहाँ पर लेते हैं, देखो समझो इस बात को।
थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा पढ़ने में। एक ट्रेन है ये, ठीक है, दिस इज ट्रेन ए, दिस इज ट्रेन ए एंड देयर इज वन मोर ट्रेन, दिस इज ट्रेन बी, नाउ इट्स ए एंड इट्स बी। अब सपोज आप जो है, आप इस ट्रेन में यहाँ पर बैठे और इस ट्रेन में आपका कोई दूसरा दोस्त जो है यहाँ पर बैठे। सपोज ये दोनों ट्रेन जो हैं रुकी हुई हैं, है ना, तो सपोज ये ट्रेन रेस्ट में है, सपोज ये ट्रेन रेस्ट में है और ये ट्रेन मूविंग है, तो आपको क्या दिखेगा? सोच के देखिए, आप ए ट्रेन से आपको लगेगा कि आपका जो दोस्त है ये मूव कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसको भी ये लगेगा कि आप भी मूव कर रहे हो, ठीक है, जबकि एक ट्रेन रुकी हुई है, एक ट्रेन मूव कर रही है। जरा ध्यान से समझना इस बात को। सपोज बात करते हैं कि दोनों ही ट्रेन मूव कर रही और दोनों ही 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही, तो क्या लगेगा? इस दोस्त को लगेगा कि आप रेस्ट पे हो, इस दोस्त को लगेगा कि आप रेस्ट पे हो। समझ रहे हैं आप? तो ये जो मोशन का खेल है इसको समझ पा रहे हैं? जब कोई व्यक्ति रेस्ट में है तो दूसरे वाले को मूविंग दिख रहा है, जब कोई व्यक्ति मूव कर रहा है तो दूसरे वाले को रेस्ट में दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर पूरा का पूरा खेल जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है, किसके सापेक्ष आप गति को देख रहे हो। अब अगर सपोज आप यहाँ बाहर पर खड़े हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, अब आप अगर इस ट्रेन को देखोगे तो ये आपको चलती हुई दिखेगी, तो आपने किसके सापेक्ष देखा? किसी चीज के सापेक्ष तो आप कह रहे हैं ये गति में है। किस चीज के सापेक्ष? आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके सापेक्ष आप कह रहे हैं ये गतिमान अवस्था में। आई होप यहां तक बातें समझ में आएंगी। मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की, हालांकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है और बहुत ज्यादा हम इसमें खो जाते हैं, ठीक है, चीजें हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन सोच के देखिए जरा, ठीक है, जरा सोच के देखिए तो आपको पता लगेगा कि जो गति की अवस्था है वो है तो विराम और गतिमान दो अवस्थाएं हैं, लेकिन अगर हम सोचने जाएं तो ये काफी ज्यादा जटिल हो जाता है, जिसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आधार पर समझते हैं। खैर फिलहाल हम अभी बात करने जा रहे हैं गति की अवस्था में परिवर्तन के ऊपर। हम बात करने जा रहे हैं गति की अवस्था में परिवर्तन। जब जब गति की अवस्था में परिवर्तन करना होगा उसके लिए गति की अवस्था में परिवर्तन यानी कि चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब जब कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन करना चाहती है उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम एक बल को लाएंगे, बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स। जब हमको कोई रुकी हुई गाड़ी चलानी है या फिर कोई चलती हुई गाड़ी रुकानी है ना, कोई रुकी हुई गाड़ी चलानी है या फिर चलती हुई गाड़ी रुकानी है, तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी भाई? बाह्य बल की, एक्सटर्नल फोर्स की। बिना ब्रेक लगाए आप गाड़ी नहीं रोक पाएंगे और बिना आप गाड़ी को स्पीड किए, बिना गाड़ी को एक्सेलरेट किए आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तो दोनों ही केसेस में जो है एक बल काम करता है ना, एक फोर्स काम करता है। हमें ये बात अब तक समझ में आ चुकी है कि अगर किसी भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करना है तो उसके लिए बाह्य बल की उपस्थिति होती है। आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हमने प्रीवियस क्लासेस में देखे। अभी आज मैं सिर्फ प्रीवियस क्लासेस में जो जो आपने सीखा है उसके ऊपर ही बात करने वाला हूँ। तो जैसे सपोज आप कहते हैं ये बॉल है, क्रिकेटर ने शॉट मारा और ये बॉल जो है 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऐसे लुढ़कती हुई जा रही है, ठीक है, इस तरीके से लुढ़कती हुई जा रही है ग्राउंड के ऊपर। ये क्या है? ये गतिमान है। ये क्या है? ये गतिमान है। इसको विराम अवस्था में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा, बाह्य बल, है ना। लेकिन आप देखते हो, आप कुछ मत करो इस बॉल के साथ, थोड़ी देर बाद ये बॉल जो है अपने आप ही आकर के रुक जाती है, विराम की अवस्था में आ जाती है। यानी कि बाह्य बल हमने तो कुछ नहीं लगाया। तो फिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? हमारी बात यहाँ पर गलत कैसे प्रूफ हो रही है कि गति की अवस्था में परिवर्तन बिना किसी बाह्य बल के होगी। तो इस केस में हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है, एक चीज आती है और उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं भाई घर्षण का कॉन्सेप्ट, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट।
फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है भाई। फ्रिक्शन क्या है? एक अपोजिंग फोर्स है। आप जब भी कोई काम करते हैं तो आपके विरोध में कई लोग खड़े होते हैं, है ना, जो कि आपके जो भी मूव्स होते हैं, जो भी आपके एफर्ट्स होते हैं, उनको नेगेटिव डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करते हैं। ठीक ठीक उसी प्रकार से जब भी कोई बल कार्यरत होता है, जब भी कोई बल एग्जिस्ट करता है, उसको रोकने के लिए कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स आता है। यहां पर वो फ्रिक्शन है। जब भी सरफेस के ऊपर बात होगी, जब भी दो सतहों के ऊपर बात होगी, वहां पर फ्रिक्शन हमेशा अपोजिंग फोर्स होगा। इस बात को हम इस चीज को समझने के लिए करते हैं कि भाई अगर मुझे एक सरफेस पर एक बहुत भारी बक्सा खिसकाना हो, ये बक्सा मुझे खिसकाना है, तो मैं इसे नहीं खिसका पाता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो फर्श पर जो घर्षण बल लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये मेरे द्वारा लगाए गए बल का विरोध कर रहा है। ये क्या कर रहा है? जो बल मैं लगा रहा हूं उसको जीरो करने की कोशिश कर रहा है। मैं फर्दर ये बल लगाता हूं तो ये बल की एक वैल्यू होती है, एक लिमिट, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वहां से जब तक मैं इतना बल नहीं लगा लेता हूं कि घर्षण के बल से ज्यादा मेरे द्वारा लगाए गए बाह्य बल की वैल्यू नहीं हो जाती है, तब तक ये बक्सा जो है खिसकेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमको कितना बल लगाना है? जितना कि इस पर घर्षण बल लग रहा है उससे ज्यादा बल लगाना है, तब जाकर के ये बक्सा जो है मूव करेगा, तब जाकर के ये बक्सा जो है मोशन करेगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक और बात आती है कि मैं इस बक्से को एक रफ सरफेस पर खिसकाने की बजाय एक स्मूथ और चिकना सरफेस लेता हूँ, बिल्कुल चिकना सरफेस, मार्बल वाला सरफेस। और मार्बल वाले सरफेस के ऊपर मैंने देखा कि जब मैं इस बक्से को खिसकाता हूँ तो मैं बड़ी ही आसानी से इसको खिसका लेता हूँ। यहां से हमें एक बात पता लगी कि जो घर्षण है ये सरफेस के ऊपर काम करता है, यानी कि सरफेस की जो नेचर होता है, सतह की जो प्रकृति होती है, उस पर ये काफी ज्यादा डिपेंड करता है। अगर सतह खुरदुरी होगी तो घर्षण बल ज्यादा लगेगा। खुरदुरी सतह पर आपको किसी चीज को खिसकाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जो चिकनी सतह होगी उस पर आप किसी भी चीज को इजीली खिसका देते हैं। घर्षण के बारे में बात नहीं करनी थी हमें, लेकिन यहाँ पर आ गया टॉपिक। पर जाते जाते घर्षण के बारे में एक और चीज मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं कि घर्षण को हम बोलते हैं कि ये दुश्मन है या दोस्त है। घर्षण को एक टैग दिया जाता है फिजिक्स में, और वो ये बोला जाता है कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। एविल मतलब होता है दुश्मन, शत्रु। ठीक है, और आवश्यक, नेसेसरी मतलब आवश्यक। तो एक ऐसा शत्रु है जिसकी कि हमको आवश्यकता है। ये स्टेटमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि जब हम लिखते हैं, जब हम राइट करते हैं, जब हम लिखते हैं, तो हमको घर्षण की आवश्यकता होती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा आपके कागज और पेन के निब के बीच में, तो आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, आपके जो पेन से निकलने वाली इंक होती है, जब वो कागज के सरफेस के साथ घर्षण करती है तो वो इंक जो है चिपक जाती है आपके कागज के ऊपर। इस केस में आप लिख पाते हो और वो आपको दिख पाता है। लेकिन अगर वहां पे घर्षण ही नहीं होगा तो आप किस तरीके से लिख पाओगे? सोच के देखिए। आप जो चलते हो वो इस घर्षण की वजह से चलते हो, क्योंकि आपके पैर और जमीन की सतह के बीच में घर्षण बल काम करता है, जिस वजह से आपके पैर जो है जमीन के साथ ग्रिप करते हैं इजीली, और आप आगे की डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं, आप आसानी से चल पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी हमारी मशीनरी है, जितनी भी मशीन है हमारी, वो सिर्फ इस वजह से काम कर पाती है क्योंकि उनके पुर्जों के बीच में फ्रिक्शन रहता है, उनके पुर्जों के बीच में घर्षण रहता है। तो फिर ये तो हमारी जरूरतें हो गई, फिर हम इसे दुश्मन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से आपने देखा होगा, आपके पास कोई भी गाड़ी होती है, आपको उसको सर्विस करवाना पड़ता है, उसको मेंटेनेंस करवाना पड़ता है, जिसमें आपका बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है ना। आपके आसपास जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, है ना, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, उनको काम करवाने के लिए काफी ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट हमको पे करनी पड़ती है। क्यों? घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से मशीन के जो पुर्जे होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, वो घिस जाते हैं और उनको रिपेयर करना हमारे लिए थोड़ा महंगा पड़ जाता है। ठीक है, वो अपने आप ही खराब हो जाते हैं। अब आप देख लीजिए, अगर हम वॉक कर रहे हैं तो घर्षण की वजह से, लेकिन जो हमारे शूज फटते हैं वो भी तो घर्षण की वजह से ही फटते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं रिलेटेड हैं।
ठीक है, इसीलिए कहा गया है फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल, मतलब एक ऐसी चीज है जो बहुत अच्छी तो नहीं, जिससे नुकसान बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी आवश्यकता भी हमें है। ठीक है, फ्रिक्शन को किस तरीके से कम किया जाए, किस तरीके से बढ़ाया जाए, ये सारी चीजें हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हालांकि जब हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको फ्रिक्शन के बारे में पता होना चाहिए। आगे अगर बात करें, गति की अवस्था में परिवर्तन हमेशा बाह्य बल की उपस्थिति में होता है। कारण होता है, लेकिन सिर्फ इतना ही जरूरी नहीं। सोच के देखिए, सिर्फ इतना ही जरूरी नहीं है। आपके सामने एक बहुत बड़ा ट्रक होगा या फिर बहुत बड़ी बस होगी, है ना, और आपने कहा कि ये रुकी हुई है, मुझे इसको चलाना है, तो गति की अवस्था में परिवर्तन करना है, बाह्य बल लगा देता हूं। लेकिन जब आप उस पर बल लगाते हैं, जब आप उस बस को धकेलते हैं, तो गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। हम तो नहीं देखते कोई गति की अवस्था में परिवर्तन होते हुए, वो बस विराम की अवस्था में ही रहती है। तो फिर क्या चीज रह गई है इसमें एक बात ये रह गई है कि गति की अवस्था बाह्य बल की उपस्थिति तो होनी चाहिए, लेकिन जिस भी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं उस पर कार्यरत सभी बलों का जो योग है, यानी जो नेट बल है, वो अशून्य होना चाहिए। इसको हम एक और नाम देते हैं, असंतुलित बल होना चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स। कैसा फोर्स होना चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। अगर ये बल संतुलित हो गया, यदि नेट बल मतलब जितनी भी दिशाओं से बल लग रहा है किसी वस्तु पर, अगर वो शून्य हो गया, मतलब कि यहाँ पर वस्तु पर लगने वाला जो बल है उसको हम संतुलित बल कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। और बैलेंस्ड फोर्स के केस में जो वस्तु अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी, मतलब गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। जिस भी अवस्था में वो है उसी अवस्था में कंटिन्यू रहेगी यदि नेट बल शून्य रहेगा। समझ रहे हैं बात को? जरा इतनी चीजें आप नोट डाउन कीजिए, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी और ये हमारा एक तरीके से रिवीजन है, जो चीजें हमने अब तक सीखी। तो चलिए, अब तक हमने जो बातें सीखी उनको आगे करते हैं कंटिन्यू। हमें क्या बात समझ में आई कि अगर किसी भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करना है तो उसके लिए बल चाहिए होगा। बल के बारे में बात करें तो बल का ऐसा ही मात्रक हम जानते हैं, न्यूटन होता है। और बल का, फोर्स का सीजीएस मात्रक भी हमें याद रखना है, क्या होता है? डाइन होता है। क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा इसके बाद, ये क्वेश्चन है, होमवर्क है, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स? ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर हम और बात करें, नेक्स्ट है, बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, दिशा पर निर्भर करती है। किस पर? बल किस पर निर्भर करता है? दिशा पर निर्भर करता है। बल काफी सारे प्रकार के हो सकते हैं, जैसे नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिनको हम कहते हैं असंपर्क बल। असंपर्क बल के अंतर्गत आने वाले बल हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, इसके अलावा स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बल के और जो प्रकार हैं उसमें आते हैं हमारे, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कांटेक्ट फोर्स, यानी कि संपर्क बल,
संपर्क बल के एग्जांपल्स की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो तनाव है, टेंशन है, वो क्या है, संपर्क बल का एक एग्जांपल है। इसके अलावा अगर बात करें अभिलंब, नॉर्मल रिएक्शन जिसको बोलते हैं, वो भी क्या है, एक संपर्क बल है। स्प्रिंग बल, ठीक है, फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, वो भी क्या है, एक संपर्क बल है। इसके अलावा अगर बात करें, अभी हम बात कर रहे थे घर्षण के बारे में, फ्रिक्शन, ये भी क्या है, एक संपर्क बल है। नोट डाउन करें, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और कुछ फोर्सेस की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, और कुछ डिफरेंट टाइप के फोर्सेस की बात कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देख लिया हमने। फोर्सेस की अगर और बात करें, और कैटेगरी की बात करें, तो कुछ होते हैं हमारे पास दुर्बल बल, है ना। इसके अलावा होते हैं हमारे पास नाभिकीय बल। तो काफी सारे टाइप के होते हैं। दुर्बल बल में अगर बात करें तो जैसे हो गया हमारा वान डर वाल बल, है ना। इनके बारे में हम बहुत ज्यादा तो बात नहीं करते, ठीक है। तो इस तरीके के बल ये आपको केमिस्ट्री में ज्यादा देखने को मिलेंगे। हमारे काम के जो बल हैं वो हमने कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में देख लिया। अब कॉन्टैक्ट फोर्स में जो सबसे पहले हमने बल देखा था वो है गुरुत्वाकर्षण। वो कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमने क्लास 10th में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि किसी वस्तु के, किन्हीं दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के कारण उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ठीक है। उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, आकर्षण बल, सिंपल। तो किन्हीं दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के कारण उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। सीधी सीधी बात है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये दोनों वस्तुओं के उनके द्रव्यमानों पर निर्भर करता है और उनके बीच की दूरी के पर निर्भर करता है। हमने प्रीवियस क्लासेस में फॉर्मूला जरूर देखा होगा, है ना। नहीं देखा तो इसको याद कर लें। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगता हुआ गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है? इतना होता है, ठीक है। इसे याद भी रखें। यहाँ पर आप एक जी देख रहे हैं, जी के बारे में भी हम जानते हैं। जहाँ जी क्या है भाई? जी जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं इसे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। m1 क्या है? एक वस्तु का द्रव्यमान। m2 क्या है? दूसरी वस्तु का द्रव्यमान। r क्या है? उनके बीच की दूरी। चलिए नोट डाउन कीजिए इसे। सो आई होप आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपके समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने उनको नोट डाउन किया होगा। साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास में कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।